तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के एपिसोड 120 प्लस अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। फ़ोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप निकल जाएं तो फिर से बहुत ही आसानी से जोड़ सके। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि 8 डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचेन के पगोड़ा पर अटैक किया था, लेकिन लॉन्ग हाउचेन का पगोड़ा टावर ऑफ इटर्निटी वहां से टेलीपोर्ट हो गया था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ। लॉन्ग हाउचेन टावर ऑफ इटर्निटी के फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। लॉन्ग हाउचेन की 5 आध्यात्मिक गुहाओं में बहुत ही स्पीड के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही थी। लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी इस समय 32,000 हो गई थी। लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वह लगातार बढ़े ही जा रहे थे। लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी टावर ऑफ इटर्निटी में पता नहीं क्या हुआ था। लॉन्ग हाउचेन को बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही थी और वो सारी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध थी और सारी प्रकाश विशेषता वाली थी। लॉन्ग हाउचेन यह सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा शौक में था। लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी 32,000, 33,000, 34,000, 35,000 मतलब 2 ही 3 घंटे में लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 5,000 बढ़ जाती और उसकी करंट स्पिरिचुअल एनर्जी 37,000 हो जाती है। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी बढ़त को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। लॉन्ग हाउचेन को जो ये स्पिरिचुअल एनर्जी मिली थी वो एकदम बहुत ही ज़्यादा शुद्ध थी। लॉन्ग हाउचेन इस टावर ऑफ इटर्निटी को ध्यान से देखता है और उसे वहाँ पर एलेक्स की मूर्ति देखती है। लॉन्ग हाउचेन टावर ऑफ इटर्निटी के 3rd फ्लोर वाला टेस्ट पास नहीं करना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि एलेक्स एक नेक्रोमैंसर है, पर लॉन्ग हाउचेन को ये नहीं पता था कि आखिर एलेक्स के साथ हुआ क्या कि वह एक नेक्रोमैंसर बन गया। पहले जो एलेक्स था वो भी एक सन ऑफ लाइट था और लॉन्ग हाउचेन से थोड़ा भी कम नहीं था। लॉन्ग हाउचेन टावर ऑफ इटर्निटी की पावर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। ये टावर ऑफ इटर्निटी लास्ट बार लॉन्ग हाउचेन को साउथर्न सिटी में दिखी थी, जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का सामना एक लेवल 8 के एडवांस वाले डेमन से हो रहा था और उस समय लॉन्ग हाउचेन लेवल 5 के एडवांस स्टेज पर था और वह लेवल 6 पर नहीं पहुंचा था। लॉन्ग हाउचेन वहां पर मरने वाला था, लेकिन यह टावर ऑफ इटर्निटी की पावर्स वहां पर एक्टिवेट हुई थी, जिसने वहां पर उस लेवल 8 वाले एडवांस वाले डीमंस को भी उठाकर फेंक दिया था। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह थोड़ी देर टावर ऑफ इटर्निटी में आराम करता है। लॉन्ग हाउचेन जानता था कि जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुआ है उसी जगह वापस जाएगा, मतलब उसी सेना की छावनी में। लेकिन लॉन्ग हाउचेन अभी नहीं जाना चाहता था क्योंकि डेमन सेना उसे अभी भी खोज रही होगी और वहाँ पर जो टावर ऑफ इटर्निटी की सबसे बड़ी यही कमजोरी थी कि वह जहाँ से टेलीपोर्ट करती थी वहीं वापस भेजती थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है डेमन छावनी में। डेमन छावनी की लगभग 70% से ज़्यादा सेना तबाह हो गई थी और सबसे ज़्यादा नुकसान तो सम्राट सेना को हुआ था। सम्राट सेना डेमन गॉड एम्परर की पर्सनल सेना थी जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वहाँ पर डेमन गॉड तो काफ़ी ज़्यादा सदमे में थे क्योंकि डेमन गॉड एम्परर अब उनका क्या करेगा वही जानते थे। डेमन गॉड समीनगा इतना ज़्यादा घायल हो चुका था कि वह अपने डेमन पिलर में वापस लौट गया था और वह कुछ समय तक आने वाला नहीं है और इसीलिए जो डेमन गॉड उल्फ्रो है वह इस डेमन सेना का कमान संभाला है और उल्फ्रो ने यह डिसाइड किया है कि वह नाइट टेम्पल पर अभी अटैक नहीं करेगा। नाइट टेम्पल के पास इस समय उससे काफ़ी ज़्यादा शक्ति है और रात हो जाने के बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो टावर ऑफ इटर्निटी से निकलता है और उसी छावनी में आ जाता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने पंखों का उपयोग करते हुए हवा में उड़ जाता है और अपने मास्क को पहनकर तुरंत वह नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर की तरफ उड़ने लगता है और थोड़ी देर में वह नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर पर पहुंच जाता है। जैसे ही नाइट टेम्पल का हेडक्वार्टर का गार्ड लॉन्ग हाउचेन को देखता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत लॉन्ग हाउचेन को एक नाइट सलामी देता है क्योंकि लॉन्ग हाउचेन ने जो आज काम किया था वो लोग बहुत समय से करना चाहते थे। डेमन गॉड समीनगा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि लॉन्ग लाइटियन जो एक सील डिवाइन थ्रोन धारण करते हैं वो भी उसे घायल करने में सक्षम नहीं थे। बहुत बार उनका युद्ध हुआ था लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला था। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह सीधे नाइट टेम्पल में पहुँच जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन और उसके ग्रैंडपा लॉन्ग लैटियन की तरफ, जहाँ पर लॉन्ग लैटियन लॉन्ग हाउचेन के उस पगोड़े वाले अस्त्र को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक थे। लॉन्ग लैटियन जानते थे कि वो पगोड़ा भी एक अति दैवीय उपकरण है, मतलब लॉन्ग हाउचेन के पास इस समय 2 अति दैवीय उपकरण है।
पहला डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून और दूसरा ये पगोड़ा अगर लॉन्ग हाउचेन लेवल 9 पर पहुंचकर उस मिस्टीरियस सील डिवाइन थ्रोन को पा जाता है तो लॉन्ग हाउचेन के पास 3 अति दैवीय उपकरण हो जाएंगे। लॉन्ग हाउचेन इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वह डेमन गॉड एम्परर का भी सामना कर सके। इसीलिए वहाँ पर जो लॉन्ग लैटियन होते हैं वह लॉन्ग हाउचेन की सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे थे और वहाँ पर लॉन्ग लैटियन लॉन्ग हाउचेन से उस पगोड़ा के बारे में पूछते हैं तो लॉन्ग हाउचेन कहता है वह पगोड़ा एक सीक्रेट है लेकिन मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो जो पगोड़ा है वो पगोड़ा एक अति दैवीय उपकरण है और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वह जो पगोड़ा है वह केवल डेमन गॉड समिंगा का ही सामना कर सकता है। और आश्चर्य की बात यह होती है कि लॉन्ग लैटियन उस पगोड़े के बारे में लॉन्ग हाउचेन से कुछ नहीं पूछते। लॉन्ग हाउचेन जानता था कि उसके दादाजी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं, क्योंकि जब डेमन गॉड समिंगा ने लॉन्ग हाउचेन को डोमेन ऑफ डेथ में कैद कर दिया था तब वहां पर वो अकेले ही पहुंच गए थे और उन्होंने 2 डेमन गॉड से फाइट की। और वहां पर जो लॉन्ग लैटियन होते हैं वह लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि तुमने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, तुम्हारे वजह से आज 70% डेमन गॉड की सेना मारी जा चुकी है और मुझे पता चला कि डेमन गॉड समिंगा भी अपने पिलर में वापस लौट चुका है। अब डेमन नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर पर थोड़ी समय तक अटैक नहीं करेंगे और तुम्हें और भी ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यह समाचार डेमन गॉड एम्परर तक पहुंचेगा कि तुम्हारे पास 2 अति दैवीय उपकरण है तो वह तुम पर अटैक करने की कोशिश करेगा। अगर डेमन गॉड एम्परर ने तुम पर अटैक किया तो कोई भी नहीं बचा सकता तुम्हें। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है आप इसकी चिंता मत करिए, जब यह समाचार डेमन गॉड एम्परर तक पहुँचे कि मेरे पास 2 अति दैवीय उपकरण है, लेकिन वह नहीं जानता कि मेरे पास जो पगोड़ा है वह केवल डेमन गॉड समिंगा का ही सामना कर सकता है, तो वह हम पर भी अटैक करने से झिझकेगा। तो वहाँ पर जो लॉन्ग लैटियन होते हैं वह लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं लॉन्ग हाउचेन अब तुम्हें बैटल फील्ड में नहीं जाना है। लॉन्ग हाउचेन यह बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत घबराते हुए कहता है पर दादाजी आप कैसे कर सकते हैं, मुझे 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स राक्षसों को मारकर अर्न करना है ताकि मैं अपने डेमन हंट स्क्वाड को फिर से बना सकूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा, मुझे अपनी डेमन हंट स्क्वाड टीम को बनाने में बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है। तो वहाँ पर जो लॉन्ग लैटियन होते हैं वह कहते हैं अरे तुम मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हें बैटल फील्ड में जाने की इजाज़त नहीं है, तुम्हें एक और मिशन पूरा करना होगा। वैसे मैं तुम्हें मिशन बताने से पहले 50 लाख क्रेडिट पॉइंट्स देता हूँ। लॉन्ग हाउचेन इतना बड़ा अमाउंट सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है दादाजी आप ऐसा अगर करेंगे तो नाइट टेम्पल पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 50 लाख क्रेडिट पॉइंट्स एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो वहाँ पर लॉन्ग लैटियन कहते हैं तुम जानते हो तुमने जो काम किया वो 50 लाख क्रेडिट पॉइंट से भी ऊपर है। तुमने डेमन गॉड समिंगा को घायल किया है जो एक मामूली अस्तित्व नहीं था, वो टॉप 10 डेमन गॉड में आता है और तुम्हारे योगदान के कारण इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें मिशन बता देता हूँ। तुम्हें क्या करना है कि हर एक टेम्पल में जाकर वहाँ से 10-10 लाख क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करने हैं। मतलब तुम्हें जो 5 टेम्पल्स बचे हुए नाइट टेम्पल के अलावा वहाँ जाना है। और तुम बताओ सबसे पहले कहाँ जाना चाहते हो? चलो मैं तुम्हारी पत्नी कायर की तरफ भेज देता हूँ, ओझा सिटी जाओ और वहाँ उनकी मदद करो। मुझे पता चला है कि ओझा सिटी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तुम हर एक मंदिर में जाओगे, ओझा सिटी को संभालने के बाद तुम अपने हिसाब से किसी भी मंदिर में जा सकते हो और अपने नाइट रिटेनर नाइट हान्यू के साथ ही जाना। लॉन्ग हाउचेन के शौक को देखकर वहाँ पर जो लॉन्ग लैटियन होते हैं वह कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और कायर का रिश्ता, वैसे युद्ध के बाद मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। और एक बात ध्यान रखना कि आपसी सेफ्टी को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देना। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह इस मिशन को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और लॉन्ग हाउचेन अब कायर से मिलने का वेट नहीं कर पा रहा था। लॉन्ग हाउचेन ने कायर को 1.5 साल से नहीं देखा था और कहता है दादाजी मैं अभी जाऊँ? तो लॉन्ग लैटियन कहते हैं अभी रात हो रही है, तुम अपने दादाजी के साथ थोड़ा समय नहीं व्यतीत करोगे? तो लॉन्ग हाउचेन कहता है ठीक है और वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड करता है। उसके बाद जो सुबह लॉन्ग हाउचेन और रिटेनर नाइट हान्यू सुबह होते होते ही वो लोग स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर बैठकर ओझा सिटी के लिए निकल जाते हैं। नाइट टेम्पल के नीचे जो डेमन सेनाएं थी वो पीछे हट रही थी और उनके पास बहुत सारी डेमन लाशें भी हो गई थी जिनका वो लोग बहुत समय तक भोजन का उपयोग कर सकते थे। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है ओझा सिटी की तरफ। ओझा सिटी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है।
नाइट टेम्पल के पास सील डिवाइन थ्रोन नाइट थे, जिसके कारण वो अपनी स्थिति को थोड़ा संभाल लिया था। लेकिन बाकी टेम्पल के पास कोई ऐसा सील डिवाइन थ्रोन नाइट नहीं था, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा उन लोग को प्रॉब्लम हो रही थी। और इधर ओझा सिटी की जो टेम्पल की दीवारें थी वो तो एकदम कहीं कहीं गिर गई थी और लगातार डेमन्स का हमला हो रहा था। ओझा सिटी में अब केवल 85 मैजिशियन बचे हुए थे, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे और वहाँ पर कोई प्रिस्ट भी नहीं था, जिसके कारण जो कोई घायल हो रहा था उनका उपचार भी नहीं हो पा रहा था। और इधर हमें दिखाया जाता है कायर की तरफ। कायर 1.5 सालों में काफ़ी ज़्यादा जवान हो गई थी और उसकी पावर भी बढ़कर लेवल 7 के एडवांस स्टेज पर थी। कायर के बगल में उसके मम्मी पापा खड़े थे, उनके मम्मी पापा उनके हाथों में पट्टियाँ लगी हुई थी और ये सारी इस युद्ध में हुआ था। ओझा सिटी में कोई प्रिस्ट न होने के कारण उनका इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा था, केवल डॉक्टर्स ही बचे हुए थे, जिसके कारण डॉक्टर्स ही उनका उपचार कर रहे थे और डॉक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा नहीं बचे हुए थे। और वहाँ पर जो कार होती है उसी के बगल में उसके ओल्ड ग्रैंडपा सांगी होते हैं और उनके सामने एक बहुत ही बड़ी डेमन आर्मी होती है। उन लोग के पास अब बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी नहीं बचे थे। 1.5 साल से युद्ध चल रहा है और असैसिन टेम्पल पर इस समय काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ चुका है। कायर के सामने बहुत सारे अजीब अजीब प्रकार के डीमंस थे, जिनमें उड़ने वाले, आग फेंकने वाले ईगल थे और बहुत सारे राक्षसी भालू और बहुत सारे फीट दानव भी उन लोग पर अटैक कर रहे थे। और गाइस आगे क्या होगा यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।